नमस्कार, उत्तराखंड लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में ऊर्जा विभाग की बैठक ली। राज्य में अधिक बिजली कटौती पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बिजली संकट की समस्या का समाधान किया जाए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार का एक संकट जैसा पैदा हुआ है वो हमारे लिए चिंता का विषय है और हमारा काम है कि सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो हमारे सामान्य घरों में उपयोग में आने वाली बिजली है या उद्योगों में आने वाली, सभी को ठीक प्रकार से बिजली मिलती रहे, ठीक प्रकार से सप्लाई होती रहे, उसको लेकर हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी व्यवस्था ठीक करें और अगले 24 घंटे में जो क्राइसिस मैनेजमेंट है उस क्राइसिस का मैनेजमेंट करें। उसके लिए और भी कोई अगर हमें बात करने की आवश्यकता है, भारत सरकार से बात करने की जरूरत है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज 1 घंटे की तपस्या करते हुए सरकार का अघोषित बिजली कटौती की ओर ध्यान आकर्षित किया है। हरीश रावत ने कहा कि आज उत्तराखंड में बिजली की समस्या से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अघोषित बिजली कटौती की वजह से इंडस्ट्रीज बंद होने के कगार में पहुंच रही है। यही नहीं, वनाग्नि रोकने को लेकर सरकार संजीदा नजर नहीं आ रही है। तो ये जानबूझ करके लोगों के ऊपर बिजली की कटौती थोपी गई है। बिजली के दाम लगातार बढ़ाए, अब ये बिजली कटौती, और उधर वनों में आग लगने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। कहीं ऐसा प्रयास करती हुई सरकार नहीं दिखाई दे रही है कि वनाग्नि को नियंत्रित किया जा सके। ये जंगलों में जहाँ पानी के स्रोत है, यदि वो जंगल फूंक जाएंगे तो इससे पानी के स्रोतों पर भी बुरा असर पड़ेगा और पानी की कठिनाई से राज्य पहले ही जूझ रहा है पेयजल संकट से। वो पेयजल संकट मई जून में और गहरा हो जाएगा। तो सरकार का ध्यान उधर आकृष्ट करने के लिए मैंने ये 1 घंटे का मौन उपवास, एक प्रकार का 1 घंटे का तप ही समझ लीजिए। देहरादून जिले के आदर्श रासलिंग डीलर्स वेलफेयर सोसाइटी की एक टीम ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य से मुलाकात की, जिसमें प्रथम मांग एपीएल कार्ड में प्रति कार्ड 10 रुपए किलो गेहूं और 10 रुपए किलो चावल का वितरण कराया जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत विक्रेताओं को लाभ दिलवाया जाए। बायोमेट्रिक द्वारा कुछ लोगों का उनके साथ 1 या 2 यूनिट के हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आते, उस समाधान से उन्हें छोड़ दी जाए। जो हमारे पास आज पहुंचे हुए थे, उनके संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे को विगत कई समय से जो है भाड़ा नहीं मिला है, जो गोदाम से उठाते हैं और अपने दुकानों तक पहुंचाते हैं, तो उसका जो उनको भाड़ा मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं हो पाया है। उसकी शिकायत उन्होंने मुझसे करी है। उसको लेकर मैंने सचिव को निर्देश दिया है कि इसकी पूरी समीक्षा कर ली जाए और जो उनका भुगतान बनता है वो भुगतान उनको त्वरित कर दिया जाए। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में गांव डाडा जलालपुर में हुए विवाद के बाद जहां एक और हिंदू संगठन मुस्लिम परिवारों के लोगों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, तो वहीं भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष महक सिंह डाडा पट्टी में मुस्लिम परिवार के घरों में की गई आगजनी का जायजा लेने पहुंचे, तो भारी पुलिस बल ने उन्हें गाँव में जाने से पहले ही रोक लिया और उन्हें वहीं से वापस भेज दिया। इस मामले में भीम आर्मी के प्रदेशाध्यक्ष महक सिंह ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि पुलिस उत्तराखंड सरकार की शह पर एक तरफा कार्यवाही कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने ये कहते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को जेल भिजवा दिया कि उन्होंने पत्थरबाजी करी है, लेकिन जिन्होंने घरों में घुसकर जेवरात लूट लिया, पैसा लूट लिया और आगजनी की है, गाड़ियों में आग तक लगाई है, उन लोगों के खिलाफ कौन सा किस धारा में मुकदमा दर्ज किया है? अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो ऐसे लोगों के भी खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और माननीय सांसद साहब का आज दौरा है, प्रशासन ने रिक्वेस्ट की कि आज सांसद साहब का दौरा है, हमें भी जवाब देना है, तो हमने भी कहा है कि आपका समर्थन करते हैं। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपके हाथ में, आप क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी हैं, कि ऐसे लोगों पर भी मुकदमा होना चाहिए जिन्होंने आगजनी की है। हम उन्होंने आश्वासित किया है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर भी मुकदमा होगा जिन्होंने इसमें आगजनी की है। मुस्लिम समुदाय में मनाई जाने वाली सबसे बड़े त्योहार ईद की तैयारी को लेकर बाजार में रौनक और जमकर खरीदारी नजर आई। पिछले 2 सालों में कोरोना की भेंट चढ़ रही ईद पर बाजार की रौनक भी गायब थी, जिससे व्यापारियों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था। पर इस बार बाजारों में रौनक है और महिलाएं, बच्चे जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों में इस बार अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है।
लेकिन इस साल कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, तो अब सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ अपना त्यौहार मनाएं और भाईचारे का एक मिसाल कायम करें और अच्छे से त्योहारों को मनाएं। या फिर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन पे हम लगातार कार्रवाई करेंगे। आईटी एक्ट के तहत उन पे मुकदमे होंगे और आईपीसी की जो विभिन्न धाराएं हैं उनके तहत भी उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईद के त्यौहार को लेकर हमने जो भी जैसे धार्मिक संगठन है सबसे हमने मीटिंग रखी है और उनसे सभी से अपील की है कि बिल्कुल शांतिपूर्वक मनाएंगे और हमारे पास जो भी फोर्स है उसको हमने प्रॉपर तरीके से डिप्लॉय कर दिया है जहाँ जहाँ भी आवश्यकता है। तो यही चीज़ें हम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे CCTV वगैरह लगे हैं तो हमारा फोर्स। एक तरफ जहां पूरा देश प्रचंड गर्मी की तपिश में तप रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र लोकपाल घाटी में पवित्र सप्तशृंग हिम शिखरों के मध्य स्थित दंडी पुष्करणी लोकपाल तीर्थ और हेमकुंड साहिब में अप्रैल माह के अंतिम चरण में भी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर लोकपाल हेमकुंड साहिब में अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ मौजूद है। पवित्र अमृत सरोवर, दंडी पुष्करणी झील और निशान साहिब गुरुद्वारा और लंगर भी बर्फ से ढका हुआ दिख रहा है। डोईवाला अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय बुल्लावाला जो कि जर्जर हालत में है, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए अध्यापक तो हैं, लेकिन स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर स्थिति में है, जहां छात्रों को शिक्षा ग्रहण करना जान जोखिम में डालने के समान है। सरकार शिक्षा पर करोड़ों रुपए तो खर्च करती है, पर जमीनी हालात नौनिहालों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दल स्वास्थ्य और शिक्षा सुधारने के बड़े बड़े दावे करते हैं, पर जैसे ही ये दल सत्ता पर काबिज होते हैं, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। 1978 की बनी हुई बिल्डिंग है। ये पीछे के 2 कमरे 1978 के बने हुए हैं और इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। इसको मैंने बहुत बार रिपेयर भी कराया है अपने आप। बरामदे का आपने देखा होगा, बरामदे में भी बार हो जाता है, तो मैंने इसको लास्ट ईयर भी कराया था और मैं इसको बार अपने विभाग को भी सूचना दे रही हूँ इसकी। अभी मैंने रिसेंटली अभी 18 फरवरी को भी एक सूचना दी है कि भाई इसमें कोई हादसा हो सकता है, जिससे मुझे डर लगता है। हम बच्चों को ऐसे बैठाते हैं कि ताकि बच्चों के ऊपर कोई टूट के ना गिरे। ये प्राथमिक स्कूल 1976 में निर्मित हुआ था और उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ और आज इस स्कूल की स्थिति देखकर बड़ा दुख होता है। और यहाँ पर जो मैडम है उनके प्रयास से बच्चे भी बढ़ गए थे, 4-5 बच्चे थे तो उन्होंने 30-35 बच्चे आज करे हैं, लेकिन डर लगता है कि किसी के बच्चे के ऊपर कोई छत से गिर के प्लास्टर ना गिर जाए। इस तरीके का अभिभावकों के मन में भी रहता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाएगा तो सुरक्षित है या नहीं है स्कूल में। ये शिक्षा के मंदिर की ऐसी दुर्दशा और दुर्गति देखते हुए बड़ा जो है मन विचलित होता है कि आज जो है हमारी भारत सरकार इतना पैसा जो है शिक्षा पर व्यय कर रही है, उसके बावजूद भी हमारे डोईवाला शहर से मात्र 4 किलोमीटर दूर जो है इस प्राथमिक विद्यालय की ऐसी दुर्गति हो रखी है और हमारे जो है बार प्रशासन को बताने के बावजूद भी यहाँ पर कोई शिक्षा अधिकारी, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी, कोई यहाँ पे हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर आने को तैयार नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।